आप सभी को पता है हम अपनी कंप्लीट पॉलिटी कवर कर रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए, जिसमें हम अपने 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारा 5th लेक्चर है। और अगर अभी तक आपने शुरू के 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 इस तरह से लेक्चर देखो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। और यहाँ पर हम टोटल 13 लेक्चर करेंगे, ये हमारा 5वां लेक्चर है। और आपके पेपर में ये जो 13 लेक्चर हैं इतने कर लो, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके 100% सवाल इन्हीं 13 लेक्चर से फंसेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपना लेक्चर शुरू कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर अब 10वां। ठीक है, हम 9 क्वेश्चन तक अपने कंप्लीट कर चुके हैं, उनके थ्रू हम ऑलमोस्ट आपके आर्टिकल हो गए हैं 122। ठीक है, 122 तक हम आर्टिकल कर चुके हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन विच ईयर। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किस ईयर में सेटअप हुई थी। देखो, जब हमने शुरुआत किया था तो मैंने आपको बोला था कि आर्टिकल के बाद आर्टिकल के लिए 12 से लेके 15 पेज छोड़ देना। ठीक है, तो आपने जो अब 122 तक तो हम कर चुके हैं, अभी आगे करेंगे तो उसके लिए आपने वो पेज छोड़े होंगे। उसके बाद आपने फंडामेंटल ड्यूटीज कराई थी, वो लिखी होंगी, है ना। तो वहाँ के बाद अपनी एक हेडिंग डालो। आर्टिकल के लिए उतने पेज छोड़ ही देना, क्योंकि अभी आर्टिकल 122 तक हुए हैं। अभी हमें 395 तक, आर्टिकल 122 से लेकर 395 तक जितने भी बीच में इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएंगे वो सारे आर्टिकल अभी हम करने वाले हैं। तो उसके लिए जगह छोड़ देना आप। अब अपनी उतनी जगह छोड़ी रखी होगी पहले से आपने। आप अपनी हेडिंग डालो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये जो सवाल है, भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई है ये बताना है। तो 1946 में हुई है। तो अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी सवाल भी आपके बनते हैं। तो आप अपनी हेडिंग क्या डालोगे, आप हेडिंग डाल लो, जस्ट बेटा सेकेंड। आप अपनी हेडिंग डाल लो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो यहाँ पर मैं आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में यहाँ पर लिख लो संविधान सभा और संविधान का निर्माण। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारा एक कैबिनेट मिशन प्लान आया था। कैबिनेट मिशन प्लान आया था। देखो, हम मतलब बेसिकली ब्रिटिशर्स का रास्ता वो हम पर रूल कर रहे थे। और उस वक्त कौन होते थे, वाइसरॉय होते थे। लेकिन जब हमने आंदोलन वगैरह किए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग गया कि यार अब हम नहीं रह सकते हैं, अब यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं और अब ये हमें नहीं रहने दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे। और उन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की हमें परमिशन दे दी। और आपका जो कैबिनेट मिशन प्लान भेजता है 1946 में, कैबिनेट मिशन प्लान आता है आपका। ठीक है, इसको भेजता है लॉर्ड एटली करके। ठीक है, लॉर्ड एटली, ये 3 लोग थे जो आए थे कैबिनेट मिशन प्लान लेके। एक था आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, और हिंदी में सेम नाम है इनके, तो सेम लिख लेना, पैथिक लॉरेंस सेम लिख लेना। ठीक है, और नाम तो देखो सेम ही होते हैं हिंदी इंग्लिश में। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये वही है जो क्रिप्स मिशन लेके आया था। ठीक है, उसके बाद है मिस्टर AB अलेक्जेंडर। ये मिशन प्लान लेके आए थे, कैबिनेट मिशन लेके आए थे इंडिया। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये किसने भेजा था। ठीक है, 1946 में आया था। 3 लोगों में से पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं था, कौन सा था। तो ये भी इनके नाम आपको पता होना इम्पोर्टेंट है। और ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इसका ऑब्जेक्ट क्या था। तो बेसिकली आपको पेपर में तो शायद आपसे ना पूछे, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि बेसिकली
इस जो कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू हम मतलब इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिलाना था, जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी स्वतंत्रता दिलाना था, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठित करना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना था। ये इस कैबिनेट मिशन प्लान का हिस्सा था। ठीक है, तो अब देखो कैबिनेट मिशन प्लान से, ये बस कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946, ये लॉर्ड एटली ने भेजे थे 3 लोगों को, ये ऑब्जेक्ट था, इतना पता होना चाहिए। अब ये होता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपकी असेंबली है, संविधान सभा जो है, उसकी सबसे पहले ऑफिशियल डिमांड किसने करी थी? आपसे अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये तो लिखा ही हुआ है। फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड आपकी करी थी किसने? 1934 में करी गई थी वाई एम एन रॉय के द्वारा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि एम एन रॉय ने 1934 में इसकी फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड की थी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड तो 1934 में एम एन रॉय ने करी थी, लेकिन संविधान के बारे में जो आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए हमारे भारत का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था वो किसने दिया था? तो ये यहाँ पर स्वराज पार्टी ने दिया था। ये चीज़ याद रखना, स्वराज पार्टी ने। ठीक है, कब? 1924 में, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये दोनों अलग हैं, और स्वराज पार्टी 1924 में आइडिया देती है, आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ऑफिशियल डिमांड करी थी वो एम एन रॉय ने करी थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और और आपको क्या पता होना चाहिए? ठीक है, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई तो उसमें कुछ कमेटी बनाई गई। अलग अलग कमेटी का अलग अलग काम था कि जैसे इसको ये काम करना है, उसको ये काम करना है। तो कमेटी से सवाल पूछ लिए जाते हैं, बहुत फ्रिक्वेंट नहीं पूछे जाते, बट पेपर में चाहे एग्जामिनर प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं तो आपसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जब हम कंप्लीट पॉलिटी कर रहे हैं तो छोड़ नहीं सकते कमेटी को, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। तो डिफरेंट जो कमेटी बनाई गई थी, मैं आपको इंपॉर्टेंट कमेटी बता देता हूँ। कमेटी को हिंदी में बोलते हैं समितियाँ। ठीक है, और उनके चेयरमैन कौन थे, ये आपसे अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। तो जैसे आपकी एक कमेटी का नाम था कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। अब देखो, जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तो उसमें डिफरेंट कमेटी बना दी कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम ये काम देखो, तुम ये काम देखो। ऐसे ही आपकी एक कमेटी थी कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, और दूसरी कमेटी थी आपकी स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, यहाँ पर जो रूल्स ऑन प्रोसी सॉरी एक कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर थी, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया के नियम पर समिति, पर समिति। ठीक है, उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी को बोलते हैं संचालन समिति। तो अब देखो, आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? आपसे ये पूछा जाएगा, कमेटी एक कोई कमेटी दे दी जाएगी, कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर के चेयरमैन बता दो, या स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन बता दो, अध्यक्ष बता दो कौन थे। तो इसके जो चेयरमैन थे या जो अध्यक्ष बोल सकते हो वो कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देखो, याद करना आसान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, तो क्या रूल होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, स्टीयरिंग किधर ले जाना है। ठीक है, रूल्स पता होंगे हम तभी तो स्टीयरिंग को घुमा पाएंगे, उस तरह से संचालन कर पाएंगे, रूल्स के हिसाब से ही तो संचालन कर पाएंगे। तो इन दोनों कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। उसके बाद 3 कमेटी और थी जिनके चेयरमैन कौन थे? 3 4 मैं अभी कमेटी बताता हूँ। एक कमेटी थी आपकी यूनियन पावर कमेटी थी, एक यूनियन पावर कमेटी थी। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति बोल सकते हो, संघ शक्ति समिति, समिति। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी थी एक आपकी, और
एक थी आपकी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है आपकी संघीय संविधान कमेटी, संघीय संविधान समिति, ठीक है। उसके बाद है आपका एक एडहॉक कमेटी थी, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज पर एडहॉक को क्या बोलेंगे, एक बार एडहॉक को देख लेना हिंदी में क्या बोलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज पर एडहॉक कमेटी थी एक, तो हिंदी में लिख लो राष्ट्रीय ध्वज पर एडहॉक कमेटी, ठीक है। अभी एडहॉक ही लिख लो और बाद में आप ट्रांसलेट कर लेना गूगल से कि एडहॉक को क्या बोलते हैं। उसके बाद एक थी आपकी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, फाइनेंस 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 एंड स्टाफ कमेटी, इसको हिंदी में बोलते हैं वित्त एवं कर्मचारी समिति। इन 4 कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, वो सॉरी डॉक्टर नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और देखो ये ऐसे याद करो, जहाँ यूनियन आए, देखो यूनियन के ही तो प्राइम मिनिस्टर थे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तो प्राइम मिनिस्टर बने थे भारत के, तो यूनियन आए। और देखो प्राइम मिनिस्टर ही फाइनेंस वगैरह देखता है, तो ऐसे याद कर लो प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करेगा कौन सा हमारा नेशनल फ्लैग होगा, तो इस तरह से याद कर लो कि जवाहरलाल नेहरू इसके कौन थे, आपके चेयरमैन थे इन चारों कमेटी के, ठीक है। ये आपके हो गए। उसके बाद ये हमें रफ करना पड़ेगा, मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूँ, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये मैंने यहाँ पे रफ किया। अब देखो पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स पे, एडवाइजरी कमेटी ऑन, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मौलिक अधिकारों संबंधी परामर्श समिति थी ये हमारी, ठीक है। मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों संबंधी परामर्श समिति, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक और लिख लो, ठीक है, ये 7th है, एक और लिख लो, फिर मैं इसके चेयरमैन दोनों के एक ही थे, एक स्टेट कमेटी और थी, राज्य समिति, स्टेट कमेटी, राज्य समिति, ठीक है। इनके जो चेयरमैन थे, इनके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर, मैं डॉक्टर क्यों निकला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो ये कैसे याद करना, देखो आपको पता होगी एक चीज कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एक ऐसे इंसान थे, जो आज आप भारत का नक्शा देखते हो ना, वो भारत का नक्शा ऐसा है, उसके पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बहुत सारे राज्य उस वक्त भारत में नहीं मिलना चाह रहे थे, वहाँ के राजा मना कर रहे थे, उन्होंने उनको मनाया, संधि की और उन्हें भारत में मिलाया था, ठीक है। तो आप ऐसे याद करो कि वो मौलिक अधिकारों की बात करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के, तुमको ये अधिकार दिया जाएगा, तुम्हारे ये फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, आप हमारे भारत में आ जाओ। मतलब जस्ट मैं आई ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, मतलब याद करने के लिए। तो मौलिक अधिकार संबंध परामर्श जो समिति बनाई थी उसके कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने स्टेट को इंक्लूड किया था भारत के अंदर, तो स्टेट कमेटी के हेड कौन थे, राज्य समिति के हेड कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जस्ट आपका ट्रिक की रेफरेंस के लिए चीज़ें बताई जा रही हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद और कौन सी कमेटी है जो आपको पता होनी चाहिए, नेक्स्ट यहाँ पर जैसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
इसके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, ठीक है। प्रारूप समिति बोलते हैं जिसे, प्रारूप समिति। सबसे मेन कमेटी तो यही थी कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे ड्राफ्ट होगा, प्रारूप क्या होगा उसका। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप कमेटी के, प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के। उसके बाद एक और कमेटी थी आपकी हाउस कमेटी, हाउस कमेटी। हाउस कमेटी के जो आपके कौन थे चेयरमैन थे हाउस कमेटी को? पहले तो गृह समिति बोलेंगे, ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, गृह समिति। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे बी पत्थबी सीतारमैया, बी पत्थबी सीतारमैया। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये याद करने की ट्रिक बताता हूँ। यहाँ सीतारमैया को आप सीता और राम के नाम से, सीता राम, जिस घर में सीताराम रहते हैं वो घर अच्छा होता है, तो घर से सीताराम, ठीक है, भगवान का वास। तो ऐसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, मैंने तो ऐसे ही किया था। एक और कमेटी लिख लो, टोटल 11 कमेटी हो जाएंगी, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ लिख देता हूँ। 11th थी एक आपकी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी आपके इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार समिति, व्यापार समिति, व्यापार समिति। इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? इसके चेयरमैन थे के एम मुंशी, इसके चेयरमैन कौन थे? के एम मुंशी। तो ये आपकी डिफरेंट कमेटी थी। देखो यहाँ से सवाल कम बनते हैं बट बनते हैं ना, और आपके लिए आज के टाइम में एक क्वेश्चन की वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो बिजनेस की बात हो रही है, व्यापार की बात हो रही है, मुंशी मुंशी होते हैं व्यापार में, तो ऐसे मैंने आपको सारे ऐसे याद कर लिए कि आप बस इन्हें एक आध बार फेर लोगे तो आपको आराम से ये याद हो जाएंगे कमेटी के हेड कौन है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। इस तरह से मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ठीक है। तो ये कुछ कमेटी बनाई गई थी। अब हम कुछ और बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं, जैसे टोटल मेंबर कितने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, कुल कुल मेंबर कितने थे, ठीक है। हाँ बेटा सेकंड, हाँ यहाँ पर हमारे जो टोटल मेंबर थे, टोटल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा के जो कुल सदस्य हैं, हिंदी में लिख लो संविधान सभा के कुल सदस्य, संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? 385 थे। 93 इंडियन स्टेट्स से थे, 93 इंडियन स्टेट्स से थे, और 292 प्रोविंस से थे जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर आते थे, प्रोविंस से थे जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर आते थे। यहाँ पर जो राजा वगैरह वो रूल करते थे वो थे, ठीक है। लेकिन ये था जब ये माजरा चल रहा था हमारा देश आज़ाद होने से पहले, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी कि ठीक है हम भारत का एक संविधान बनाएंगे, लेकिन बीच में आ गया हमारा क्या? पार्टीशन। अब जब पार्टीशन हो गया तो ये जो 385 मेंबर्स थे, ये लिखो यहाँ पर आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन होने के बाद, ठीक है, विभाजन होने के बाद, हिंदी वाले लिख लो विभाजन के बाद, विभाजन के बाद, विभाजन के बाद ये लोग कितने रह गए? ये लोग रह गए 295, ठीक है, 295 आपके मेंबर्स रह गए। अच्छा पेपर में एक और सवाल बनता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया ना 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है। और जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने उस पर साइन किए, उस वक्त प्रेजेंट थे। तो हमारे टोटल मेंबर कितने बचे थे? 299। तो क्या 299 ने उस पर साइन किए? नहीं, उस पर किए थे 284 ने। उसमें कुछ एब्सेंट थे और कुछ लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो आपके जो मेंबर्स थे 284 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन करते हैं 26 नवंबर 1949 को, और बोलते हैं कि हम इसे अडॉप्ट करते हैं अपने प्यारे देश भारत के लिए। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारा देश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे जो साइन किया था कितने लोगों ने किया था? 284 लोगों ने किया था। कब अडॉप्ट किया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? तो 26 नवंबर 1949 को आपको आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया।
लेकिन आपको एक चीज़ और पता होगी कि ये हमारा अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे सिटीजनशिप और इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें छोड़ के ये जो भारत में लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो लागू किया गया था भारत में, कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 में आपका लागू किया गया था। अब देखो, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा चीज़ें बता दी। ये हमारा जैसे मुझे ये डिस्कस नहीं करना चाहिए था ये चीज़ें, ये बस बात चली तो मैंने आपको मेंबर्स की बात चल रही थी तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। ठीक है, अब यहाँ पर ये 385 मेंबर्स थे, फिर 282 जस्ट वेट अ सेकेंड, क्या हो गया ये, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ सॉरी भाई। तो देखो यहाँ पर हमारा मैंने आपको, अभी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात कर रहे थे, है ना? वो अभी तो बनाएंगे, उसे मीटिंग वगैरह बुलाएंगे, उसके बाद बनाएंगे, है ना? तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो मैंने बता दी कि उसके टोटल 385 मेंबर थे। आफ्टर पार्टीशन 299 मेंबर रह गए और उस पर जो हस्ताक्षर किए, साइन किए, वो 284 मेंबर्स ने किए। अब ये बताओ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, अब से सवाल बनता है कि पहली मीटिंग कब हुई थी, फर्स्ट कब मिले थे वो, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, पहली मुलाकात कब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? तो ये डेट ध्यान रखना, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। और इसमें कोई चेयरमैन नहीं था, इसमें हमारे टेम्परेरी चेयरमैन, ठीक है, टेम्परेरी चेयरमैन थे, टेम्परेरी चेयरमैन, टेम्परेरी अस्थाई चेयरमैन, अध्यक्ष थे, कौन थे अस्थाई अध्यक्ष, कौन थे इसके? तो ये भी पूछ लिया जाता है, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फिर इस मीटिंग को दोबारा 2 दिन बाद फिर बुलाया गया, 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर हमें अपने परमानेंट चेयरमैन मिल जाते हैं, अस्थाई चेयरमैन, अस्थाई अध्यक्ष मिल जाते हैं हमें यहाँ पर, और वो कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद मतलब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपके चेयरमैन कौन है, अगर देखो आपसे चेयरमैन पूछा जाए तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। अगर आपसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन पूछे जाते हैं तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। हाँ, अगर आपसे टेम्परेरी चेयरमैन पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद में आपका आंसर होगा। ठीक है, ये तो मीटिंग थी, बट जो आपका फर्स्ट सेशन हुआ था वो हुआ था आपका 13, फर्स्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सत्र जो हुआ था वो हुआ था आपका 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें लीगल एडवाइजर बनाया गया किसको? कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार जो बनाया गया था वो बनाया गया था BN राव को। वो किसको बनाया गया था? BN राव को। ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, सिंबल बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसका सिंबल क्या था? तो इसका जो सिंबल था ना वो एलिफेंट था, हाथी था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी चाहिए, पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद और आपको क्या याद रखना है, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको कितना टाइम लगा था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टोटल टाइम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा था वो लगा था 2 years 11 month 18 डेज। ठीक है, 2 साल 18 महीना, 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, ये टोटल टाइम मिला लगा था हमारा, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी जब हम कमेटी पढ़ रहे थे, समिति पढ़ रहे थे, कि मैं आपको ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ाऊंगा। ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है, तो आप ड्राफ्टिंग कमेटी हेडिंग डाल दो, है ना? ड्राफ्टिंग कमेटी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी, देखो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में सबसे प्रारूप समिति, ये तो आपको पता ही है, इसे प्रारूप समिति बोलते हैं। प्रारूप समिति, आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में मैंने बता ही दिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब इसके 6 मेंबर और थे। पेपर में कभी कभी 6 मेंबर पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछ लेगा कौन सा ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं है, या इनमें से पूछ लेगा कि कौन सा ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर है। 4, उसमें 3 नहीं होंगे, 1 होगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे, और देखो 2-3 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे।
एक थे आपके एन गोपाला स्वामी अयंगर। दूसरे थे आपके अल्लाड़ी कृष्ण स्वामी, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद तीसरे कौन थे आपके, थर्ड थे आपके जो आपके बिजनेस के चेयरमैन थे, डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी। उसके बाद कौन थे आपके फोर्थ, अल्लाड़ी कृष्ण स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी के एम मुंशी। और थे आपके एक एक थे मोहम्मद, पूरा नाम था उनका सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है। उसके बाद पांचवें थे आपके बी एल मिट्टर। इनको बाद में रिप्लेस करके एन माधव राव आ जाते हैं, एन माधव राव आ जाते हैं। उसके बाद एक थे आपके सिक्स्थ, यहाँ पे लिखो सिक्स्थ थे आपके डीपी खेतान। और इनकी डेथ हो जाती है तो इनको कौन रिप्लेस करता है, टीटी कृष्णमचारी, टीटी कृष्णमाचारी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इन्हें बार बार याद रखोगे, डीपी खेतान, बी एल मित्तर, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये बहुत बड़े चीज नहीं है, आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। बट बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे ये। नेक्स्ट जो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है कब फॉर्म हुई थी, ये सवाल बनता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को फॉर्म हुई थी, ठीक है। और जो इसने ड्राफ्ट सबमिट किया था, इस कमेटी ने, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, जो आपके कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, उनको जो इन्होंने ड्राफ्ट सबमिट किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब ड्राफ्ट बना के तैयार करके सबमिट किया था, वो किया था 21 फरवरी 1948 को। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, ठीक है। और जो मतलब ये आपका फर्स्ट ड्राफ्ट था जो आपको, जो इन्होंने सबमिट किया था। जो लास्ट था, मतलब तीसरे राउंड में इन्होंने फाइनल ड्राफ्ट दिया था, वो फाइनल ड्राफ्ट था 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारे साइन हुए थे पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये लास्ट रीडिंग थी इस कॉन्स्टिट्यूशन की, लास्ट रीडिंग थी, ठीक है। लास्ट, और ये कौन सी थी, थर्ड थी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया है कौन सी थी तो थर्ड थी। ये आपकी 29 अगस्त 1940 वो सॉरी 21 फरवरी 1948 वाली फर्स्ट थी, और ये थर्ड थी, फाइनल रीडिंग थी, और इसी दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था, 26 जनवरी 1949 में। और देखो एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बर्थ हुआ था। और ये कब से मना रहे हैं, 2015 से मना रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। कुछ बेसिक चीज़ें लिख लो जो आपको पता होनी चाहिए, कि जैसे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हैंड रिटन जो वर्जन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ओरिजिनली किसने लिखा था, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। तो वो थे आपके प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन वर्जन में लिखा था, ठीक है। तो लिख लो, रोट द ओरिजिनल हैंड रिटन वर्जन, लिख लो, ओरिजिनल हैंड रिटन वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली किसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ें जैसे नेशनल फ्लैग, आपका जो नेशनल फ्लैग है वो कब अडॉप्ट किया गया था, तो नेशनल फ्लैग 22 जुलाई
1947 में अडॉप्ट किया गया था, 1947 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, नेशनल फ्लैग की जो लेंथ और ब्रेथ है, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, तो 3:2 इसकी लेंथ वर्सेस ब्रेथ का रेशियो है। और इसको डिजाइन किसने किया था नेशनल फ्लैग को? नेशनल फ्लैग को जो डिजाइन किया था ना, वो किया था पेंगाली वेंकैया ने, पेंगाली वेंकैया ने। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया था? नेशनल एंथम एक ही दिन किया था, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। ठीक है, एंथम जनगण मन अधिनायक और सॉन्ग वंदे मातरम, जो कि कहाँ से लिया गया है आपका बताओ? तो ये आपका कब लिया था? 24 जनवरी 1950। एक नोवेल है जहाँ से लिया गया है, वो नीचे कमेंट करके बताना मुझे, है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, जहाँ से सवाल बनते हैं आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, हमारा जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं इसे रफ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मैनी ऑर्गन्स आर देयर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग कितने ऑर्गन हैं? देखो, एक मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पर मैं ये ऑर्गन्स के बारे में बात करूंगा। 3 ऑर्गन्स होते हैं। अभी आप अगर लिखना चाहो तो थोड़ा सा लिख सकते हो। 3 ऑर्गन होते हैं। एक होता है आपका लेजिस्लेचर, ऐसे हेडिंग डाल लो अपने नोट्स में कि 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला है लेजिस्लेचर, जो आपकी लेजिस्लेचर को विधायिका भी बोला जाता है, विधायिका। दूसरा ऑर्गन होता है आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जिसको कार्यपालिका भी बोला जाता है, कार्यपालिका भी बोला जाता है। एक है लास्ट है आपका जुडिशरी, जुडिशरी, जुडिशरी को आपका न्यायपालिका भी बोला जाता है, न्यायपालिका भी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में। बेसिकली ये फीचर किसके अंदर आता है? सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर एक हमारा फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सेपरेशन ऑफ पावर। जब मैं वहाँ आपको पढ़ाऊंगा, मतलब अलग अलग चीज़ों में ये डिवाइड कर दिया गया, लेजिस्लेचर अलग कर दिया, एग्जीक्यूटिव अलग कर दिया, जुडिशरी अलग कर दिया। तो ये 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, जब हम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डेप्थ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स दैट स्टेट शैल मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन द नेशन? ठीक है, ये किस आर्टिकल में आता है ये आपको बताना है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। इंटरनेशनल पीस, जब हम डीपीएसपी की बात कर रहे थे तो मैं बता रहा था कि भारत का मतलब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम इंटरनेशनल पीस बना के रखेंगे, आपस के देशों में किसी देश के विरुद्ध नहीं जाएंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो ये आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 51 में है। जब हम डीपीएसपी कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था। तो देखो, अब यहाँ पर आर्टिकल का सवाल आया तो थोड़े से और आर्टिकल ख़त्म कर लें। हम कितने आर्टिकल कर चुके हैं बताओ? हम आर्टिकल 79 से लेके 122 लास्ट टाइम किए थे हमने, तो मतलब 122 तक कर चुके हैं। तो मैं अब आपको ऐसा करता हूँ, 124 से सुप्रीम कोर्ट है, 123 भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, प्रेसिडेंट की जो पावर है, फिर 124 से लेके आपका सुप्रीम कोर्ट आता है 147 तक। तो चलो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के सारे आर्टिकल करा देता हूँ, है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट है। 124 से लेके 147 जितने भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सारे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल करा देता हूँ। तो अब आप बैक चले जाओ जहाँ आपने आर्टिकल के पेज छोड़े हुए हैं, और जहाँ पर आपने 122 तक किए हुए हैं वहाँ पर आर्टिकल हेडिंग डालो 123, क्योंकि आर्टिकल 123 भी इंपॉर्टेंट है। और हेडिंग डालो, देखो हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। देखो, हम कर रहे हैं यूनियन, जस्ट ये देखो, हम यहाँ पर कर रहे हैं यूनियन, है ना। और यूनियन किस पार्ट में थी? मैंने आपको बताया था भाग, अभी हमारा भाग कौन सा चल रहा है? भाग 5वां चल रहा है, भाग 5वां चल रहा है। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो यूनियन है भाग 5 है, वो कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है? 52 से लेके 151 तक है। और इनको अलग अलग चैप्टर्स में हमने डिवाइड कर रखा है। एक चैप्टर 1 था पहले एग्जीक्यूटिव का, तो वो हम कर चुके हैं, पहला अध्याय कर चुके हैं, एग्जीक्यूटिव कर चुके हैं, कार्यपालिका हम कर चुके हैं। उसके बाद दूसरा था हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमारा क्या था?
हमने पार्लियामेंट के बारे में देखा, संसद के बारे में देखा। अब एक चैप्टर 3 है जिसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है, ठीक है, चैप्टर 3 जिसमें एक ही आर्टिकल आता है। तो अभी चैप्टर 3 अगर आप हेडिंग डालो, इसमें लिखो लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें क्या आता है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है वो यहाँ पर आपकी आती है, ठीक है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति यहाँ पर आती है। अब देखो, सॉरी, कार्यपालिका नहीं, लेजिस्लेटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका बोलते हैं ना, लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल, इसमें एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 123 मोस्ट इंपोर्टेंट है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अभी देखो, अगर आपको लेजिस्लेटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो घबराओ ना मत। लास्ट जब हम पॉलिटी कर रहे होंगे तो आपके अंदर एक भी डाउट नहीं होगा कि ये क्या होता है, क्या होता है। थोड़ा सा टाइम देना, विद रेस्पेक्ट हम जैसे करते जाएंगे चीज़ों को, आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी तो नोट डाउन कर लो, आगे जब मैं आपको कराऊंगा तो सारी चीज़ें आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमो, टू प्रोमो, प्रोमोले, क्या बोलते हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलिगेट, प्रोमोलिगेट ordinance during recess of parliament। अब देखो बेसिकली ये क्या है, राष्ट्रपति की, यहाँ पर हिंदी में बोल लो, राष्ट्रपति की अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, करने की शक्ति। अब बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूं वो यहां पर आप लोग समझो कि यहाँ पर पावर दी हुई है प्रेसिडेंट के हाथ में। अब वो क्या है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, पार्लियामेंट के सत्र नहीं चल रहे हैं, कुछ और कोई कानून बनाना, देखो एक पार्लियामेंट के 3 सेशन चलते हैं और आपका 2 सेशंस के बीच में 6 महीने का गैप हो सकता है, ठीक है, 6 मंथ का गैप हो सकता है। इमरजेंसी की वजह से, किसी और कारण की वजह से पार्लियामेंट अभी काम नहीं कर रही है, पार्लियामेंट अभी फॉर्म में नहीं है, पार्लियामेंट का कोई सत्र नहीं हो रहा है और कोई कानून बनाना जरूरी है। तो प्रेसिडेंट के हाथ में इतनी पावर होती है कि वो एक अस्थायी रूप से, टेम्पररी रूप से कोई भी कानून बना सकता है, ठीक है। और वो जो कानून है वो हमारे देश में 6 मंथ तक लागू रहता है, 6 मंथ तक वो कानून हमारे देश में लागू रहता है। उसके बाद में देखो 2 सत्र के बीच में 6 महीने का गैप होगा, तो वापस से आपकी जो पार्लियामेंट है वो, अगर उसका सेशन होगा तो पार्लियामेंट, मतलब ये जो कानून है ये 6 मंथ तक रहेगा। फिर पार्लियामेंट इस पर विचार करेगी कि जो राष्ट्रपति ने कानून बनाया है क्या ये कानून रहना चाहिए या नहीं, पार्लियामेंट चाहेगी तो रहेगा, नहीं चाहेगी तो नहीं रहेगा। तो मतलब एक पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट के कानून बना सकता है देश में जब आपकी पार्लियामेंट नहीं चल रही है उस वक्त, और वो 6 मंथ तक लागू रहेगा। उसके बाद मतलब अस्थायी रूप से बनेगा, परमानेंट रूप से तो कोई भी कानून पार्लियामेंट ही बना सकती है, बट प्रेसिडेंट को 6 महीने के लिए बना सकता है। और 6 वीक का और टाइम मिलता है यहाँ पर, किसको, 6 वीक का पार्लियामेंट को इस पर सोचा विचारी करने के लिए कि हाँ इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं आर्टिकल 123 में जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसे ही बोलते हैं कि पार्लियामेंट राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये चैप्टर 3 में सिर्फ एक ही आर्टिकल है। चैप्टर 4 आता है आपका यूनियन जुडिशरी, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 में क्या है आपका, यूनियन जुडिशरी है। और ये सारे चैप्टर्स किस में पढ़ रहे हैं हम, यूनियन में पढ़ रहे हैं, पार्ट 5 में पढ़ रहे हैं, ये बात मत भूलना। पहले ना मुझे, जब मैंने शुरुआत किया तो मुझे खुद समझ में नहीं आता था ये चैप्टर फैप्टर के बारे में, लेकिन जब हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं ना चीज़ों को तो फिर समझ में आ जाता है कि हाँ ये चैप्टर इसके अंदर है, ये चैप्टर, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब हम चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर चुके हैं इसी के अंदर, ठीक है। अब यूनियन के अंदर अब हमारे आर्टिकल कितने हो गए, 123, लेकिन हमें पूरे कितने करने हैं, 151 तक। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसमें अलग चीज़ें आएंगी, चैप्टर 4। इसमें दे रखा है यूनियन जुडिशरी के बारे में। यूनियन जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो अब हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, 124 से लेके
147 तक आपका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आता है। जुडिशरी के बारे में बातें की गई हैं। तो आपका आर्टिकल 124 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि देश में हमारा एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को हाँ सर्वोच्च बोला जाता है, हाई कोर्ट को उच्च बोला जाता है। तो ये चीज़ तो आपको पता होगी, और आप भी भाई सुप्रीम कोर्ट ही बोलते होंगे, चाहे आप हिंदी बैकग्राउंड से हो। ठीक है, और देखो सुप्रीम कोर्ट में जो कुल जज होते हैं ना, वो 30 जज होते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, मुख्य न्यायाधीश जो होता है। तो टोटल आपके 31 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 125 में सैलरी के बारे में दे रखा है, सैलरीज ऑफ जजेस। तो जजों का वेतन के बारे में दे रखा है यहाँ पर, जजों का वेतन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 आपका बात करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में। तो यहाँ लिख लो अपॉइंटमेंट ऑफ, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो बेसिकली देखो इसमें क्या है, एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या है, जैसे कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर वो एब्सेंट है, तो जो हमारे 30 जज हैं उसी में से एक किसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, जब तक वो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है, तो उसको ही बोलते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आर्टिकल 127 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज। अब ये क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज, एडहॉक जज। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। इसमें क्या होता है, हाई कोर्ट जज जो होता है, हाई कोर्ट जज जो होता है उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। हाई कोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट जज बनाया जाता है। और इस ये क्या प्रावधान है, कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें किस में दे रखी हैं, आर्टिकल 127 में दे रखी हैं। उसके बाद आपका आ जाता है आर्टिकल 128। आर्टिकल 128 इसमें दे रखा है रिटायर्ड जज, अटेंडेंस लिख लो, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब यहां पर रिटायर्ड जज कौन होते हैं, जो ऑलरेडी रिटायर्ड कर चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो उनको भी कभी कभी सिटिंग में बुलाया जाता है, और कोई उनसे रिलेटेड पास्ट का मैटर होता है तब उनको बुलाया जाता है, या कुछ केसेस सर्टेन केसेस हैं वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, उनको बुलाया जाता है। तो ये आर्टिकल 128 में आता है। आर्टिकल 129 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा। वैसे तो सारे कभी ना कभी पूछे गए, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन कौन से पूछे जाते हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। यहाँ पर 129 कहता है आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है। ये किस में आता है, आपका आर्टिकल 129 में आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। ठीक है, उसके बाद हमारा आर्टिकल आ जाता है 130। आर्टिकल 130 में आता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे होगा, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अभी हमारा कहाँ पर है, दिल्ली में है। ये बात आपको पता होना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले लिख लो इसे, सुप्रीम कोर्ट का स्थान किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 130 में है। अभी देखो इसमें बता देता हूँ कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आते पेपर में ये भी है लेकिन फ्रिक्वेंटली नहीं आते। ये जो मैंने ट्रिक की है ये फ्रिक्वेंटली आते हैं, बस इतना फ़र्क है। अगर बिल्कुल ही नहीं आते तो मैं आपको कराता ही नहीं। ठीक है, वो तो आप जानते ही हो। उसके बाद आपका
नेक्स्ट आर्टिकल बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिस हिसाब से हम ये पॉलिटी कवर कर रहे हैं उसी तरह से मैंने आपको हिस्ट्री कवर कराई है। एक अलग प्ले लिस्ट बनाई है मैंने हिस्ट्री की, वहाँ पर जाके आप हिस्ट्री देख सकते हो। हिस्ट्री भी सेम मैंने ऐसे ही आप लोगों के लिए कवर कराई है, ठीक है। तो आप हिस्ट्री भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और देखो, ये पॉलिटी कर रहे हैं, हिस्ट्री कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ तो इसी के लिए आएगा। आप कोई भी एग्जाम देने चले जाना भाई, यहाँ से बाहर नहीं आएगा। जो ये पढ़ाया जा रहा है आपको, काफ़ी एग्जाम्स को एनालिसिस करने के बाद पढ़ाया जा रहा है। और जो लोग रिपीटर्स हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि कितना हम एकदम एग्जैक्ट चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको आती होंगी, मतलब साथ में मतलब पता चल रही होंगी, वो मुझे ऐसे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 131। आर्टिकल 131। तो मेरे भाई, जो आर्टिकल 131 में आता है वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आता है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आता है किसका? सुप्रीम, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही पेश किया जा सकता है, जैसे कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई केस है, ठीक है, या आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई केस है, तो वो सिर्फ जो केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही उनको करा जा सकता है, वो उस पर जो ज्यूरिडिक्शन है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की है, वो आपके अंडर आर्टिकल 131 में अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता, मूल अधिकारिता, सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता, ये किस में दिया है? आर्टिकल 131 में यहाँ पर दे रखे हैं। आर्टिकल 132 में क्या दे रखा है? देखो, एपेलिएट ज्यूरिडिक्शन के बारे में दे रखा है। देखो, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एपेलिएट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में दे रखा है, ठीक है। एपेलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इन देखो, बेसिकली एपेलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन तो यह है कि पहले डायरेक्ट वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। एपेलेट ज्यूरिडिक्शन में होता है कि ये चीज़ें पहले हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, जा सकती हैं, वो होता है एपेलेट ज्यूरिडिक्शन। अभी इसमें क्या है, एपेलेट ज्यूरिडिक्शन में अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे कि एपेलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। ये लिख लो हिंदी वाले, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार, वो सॉरी, सुप्रीम कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार। ये किस में दिया है? हमारा आर्टिकल 132 में दिया है। ये देखो, पूछा गया है लेकिन फ्रिक्वेंटली नहीं आता, ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आर्टिकल 133 में भी यही है, सेम है, लेकिन यहाँ पर कुछ केसेस यहाँ पर ये जो सर्टेन केसेस हैं ये डिफाइन नहीं किए, बट यहाँ पर ये कह रहा है कि एपिलेट ज्यूरिडिक्शन ही आता है, लेकिन सिविल मैटर्स में। किस मैटर्स में? सिविल मैटर्स में। आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, किस मैटर्स में? अंडर आर्टिकल 133, सिविल मामलों में, सिविल मामलों में, ठीक है। इसमें भी आपका एपिलेट ज्यूरिडिक्शन ही आता है, किस मामले में? सिविल मैटर्स में, सिविल मामलों में। आर्टिकल 134 में भी, यहाँ भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, एपिलेट ज्यूरिडिक्शन ही आता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसमें भी आप सेम एपिलेट ज्यूरिडिक्शन ही आता है और आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो हाई कोर्ट से, लेकिन इसमें क्रिमिनल मैटर्स से, जो भी क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो आती हैं, ठीक है, आपराधिक मामले जो होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों आर्टिकल में एपिलेट ज्यूरिडिक्शन ही आता है, ठीक है, एपिलेट ज्यूरिडिक्शन ही आता है। इसमें कुछ सर्टेन केसेस के बारे में दिया है, इसमें सिविल मैटर से रिलेटेड जा सकते हैं, इसमें क्रिमिनल मैटर से जा सकते हैं। ये तीनों आपस में को रिलेट करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 135 मत करो, 136 मत करो, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल आपका कौन सा आता है? नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका 137। 137 इंपॉर्टेंट है,
137 आपका आर्टिकल कहता है रिव्यू ऑफ जजमेंट, रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। कि देखो जो जजमेंट है और जो भी जो जजमेंट या ऑर्डर पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास्ट में, उसका सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। ये किस में है? अंडर आर्टिकल 137 में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये रफ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 138 आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 138 के बाद आपका आता है 139, वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। 140 भी इतना नहीं है, ठीक है, बहुत रेयर पूछा गया है। 141 एंसिलरी पावर आती है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। 141, 42 भी इतना नहीं पूछा जा रहा आपको। उसके बाद 143 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 143 मैंने बताया था ना आपको, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति, हिंदी में लिख लो, राष्ट्रपति किसी मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। ये किस आर्टिकल में आता है? अंडर द आर्टिकल 143, ठीक है। ये आपका 143 में आता है। बेसिकली क्या है, देखो अब प्रेसिडेंट को ज़्यादा, जैसे प्रेसिडेंट किस सलाह मांगेगा, कोई लॉ की बात आ रही है, कुछ बात आ रहा है, प्रेसिडेंट को नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो वो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ये पावर है प्रेसिडेंट के हाथ में, ठीक है। तो ये अंडर द आर्टिकल 143 आता है। उसके बाद आपके 144, 145, 146, 147 उतने आपके इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट आता है वो 147 तक ही आता है। तो आपके जो सुप्रीम कोर्ट वाला ये यूनियन जुडिशरी वाला चैप्टर है, यहाँ पर ये भी खत्म होता है। तो इस तरह से हमने आप सब टोटल आर्टिकल कितने कर लिए? 147 तक जितने भी हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो यहाँ पर हमने ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस प्रोविजन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। तो देखो मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ा के आया हूँ। राइट टू इक्वलिटी आपका 14 से लेकर 18 आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो समानता का अधिकार दे रखा है 14 से 18, ठीक है। तो ये तो बहुत देखो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर आर्टिकल 19 का 1 का वी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका 19 का बी है, मैंने आपको यहाँ पर देखो फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाई थी ना, तो वो सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, 19 का बी जो हमने 100 MRP करके ट्रिक देखी थी, मैंने आपको 6 क्लॉज बताए थे, ठीक है। तो स्पीच ए में आता है, बी में क्या आता है? असेंबली। बी में क्या आता है आपका? असेंबली। तो ये रहा टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म, ये किस में दे रखा है? आर्टिकल, ये हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि 19 में आपके 6 क्लॉज आते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, जिसमें एफ आपका डिलीट कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी था उसमें। ए में आपका क्या आता है? 100 से स्पीच दे सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। ए से असेंबल हो सकते हो। 100 यू से आप यूनियन बना सकते हो। एम से आप कहीं भी मूव कर सकते हो। आर से आप कहीं भी रिसाइड कर सकते हो। एफ आपका डिलीट कर दिया। पी से आपका कोई भी चीज़ आप कोई भी आप प्रोफेशन कर सकते हो, ठीक है। तो 19 के 6 क्लॉज मैंने आपको बताए थे और मैंने आपको भी बताया था कि 19 के सब क्लॉज पूछे जाते हैं। और देखो यहाँ पर आपका ये, और ये सब 19 के 1 के अंदर आता है। 19 का 1 का ए, 19 का 1 का बी, 19 का 1 का सी, ऐसे करके 19 का 1 का ए, 19 का 1 का सी, 19 का 1 का डी, 19 का 1 का ई, 19 का 1 का जी, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखो अभी अभी हमने स्टेट लेजिस्लेचर के स्टेट्स के बारे में पढ़ा ही नहीं है, अभी हम आर्टिकल 147 तक ही किए हैं, तो ये और अब मैं आगे आर्टिकल पढ़ाऊंगा, तो अभी मैं आर्टिकल शुरू करता हूँ यहाँ पर, तो आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा, इसलिए हम इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को आज। और बाकी की जो चीज़ें हैं अब ये कल नेक्स्ट को कल जो आपका लेक्चर आएगा वो यहाँ से ही शुरू करेंगे, और आने वाले आर्टिकल्स हम उसमें कवर कर रहे होंगे, और धीरे धीरे आपके सारे आर्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप देख रहे होंगे कि आर्टिकल का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप बड़ी आसानी से उसका जवाब दे रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, पूरी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रहा हूँ, और आपको जो पेपर रिलेवेंट चीज़ें हैं वही हम इस इन मतलब इन लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे देखो पढ़ाई से रिलेटेड हमारी बात हो गई है, थोड़ा सा हम और चीज़ें बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पॉज करके जाना है तो आप जा सकते हो, क्योंकि हमारे जितना हमें पढ़ना था उतना हमने पढ़ लिया। अब जो न्यू चीज़ें स्टार्ट करेंगे पढ़ाई से रिलेटेड वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब देखो मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो बहुत सारे लोगों का क्या होता है, एक तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो पढ़ाई में, एक दिन पढ़ लिए 2 दिन नहीं पढ़े, 2 दिन पढ़ लिए 3 दिन नहीं पढ़े। एक चीज़ बता रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप पेपर नहीं क्रैक कर पाओगे। आपको पेपर क्रैक करने के लिए भाई डिसिप्लिन होना जरूरी है, आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो बंदा डिसिप्लिन्ड है, डिसिप्लिन्ड वही होगा जिसे अपने दिमाग पे काबू है। उसे पता है मोबाइल नहीं चलाना तो नहीं चलाना, उसे पता है कि उसे बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना, उसे पता है मुझे बाहर का खाना नहीं खाना तो नहीं खाना। आप अपनी लाइफ में कुछ करो ना करो, डिसिप्लिन्ड हो जाओ भाई, ठीक है। आपको कल को हेल्थ के लिए भी बेनिफिट होगा और पढ़ाई के लिए भी बेनिफिट होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डिसिप्लिन होना। और एक और चीज़ यार, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया डीमोटिवेट हो जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। मैं एक आपसे एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, आप क्यों डीमोटिवेट हो जाते हो? जब आप डीमोटिवेट हुआ करो ना, तो आप ऐसे यूट्यूब पे जाके सर्च मत किया करो कि मोटिवेशनल वीडियो। आप एक चीज़ कर लिया करो, बस मैं बता रहा हूँ, अपने माँ बाप के बारे में सोच लिया करो, अपने घर के हालातों के बारे में सोच लिया करो, कि जो आपके घर के हालात हैं उनके बारे में सोच लिया करो, अपने माँ बाप के बारे में सोच लिया करो। आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। जब भी डिमोटिवेट होंगे अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने हालातों के बारे में सोचो, अपने शौक के बारे में सोचो कि मैं कल को अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाऊंगा अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो। एक छोटी ही सही अगर जॉब है, मैं कह रहा हूँ अगर आपको 40-50 हज़ार रुपये महीने भी अगर कहीं से आ रहे हैं ना, तो आप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें तो पूरी कर सकते हो यार। उन पैसे की हेल्प से भी आप बहुत कुछ शुरुआत कर सकते हो। और एक जॉब लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर एक आप अच्छी जॉब ले लेते हो ना, तो आपकी ये मान लो आपके घर की दूरदशा जो होती है, जो कंडीशन होती है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। देखो मेहनत करो, मेहनत पे विश्वास करो। और एक और चीज़, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन हमें करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। कितना भी स्मार्ट वर्क करो, 7 से लेकर 8 घंटे आपको पर डे पढ़ना ही पड़ेगा। आप कितना भी स्मार्ट वर्क कर लो, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं, और कोई भी डाउट वगैरह है आप बता दिया करो। आपने अभी तक अगर व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको मिलती है। व्हाट्सएप चैनल पर मैं आपको गाइडेंस देता रहता हूँ, मोटिवेट करता रहता हूँ। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाओ। और आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर किया करो, अपनी फीडबैक बताया करो कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहा है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना।